हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे। 7 मार्च को आप सभी जानते हैं आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान का ऐसा मॉडल पेपर जहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 7 मार्च 2024 को जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा उसमें 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर का कोड है 825 AQ। मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है। पेपर सेम इसी पैटर्न पर आएगा और मेरे प्यारे बच्चों समय आपको मिलेगा पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। किस लिए मेरे प्यारे बच्चों 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा, 70 अंकों का रहेगा। कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि पहला निर्देश है यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए, यानी सॉल्व करने के लिए। प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं बा में विभाजित है। पेपर आपका 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर OMR सीट पर दिया जाना है। खंड आ के अंतर्गत 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। और इन 20 प्रश्नों का उत्तर यदि आप OMR सीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला निर्देश है OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। एक बार यदि आपने OMR सीट में उत्तर अंकित कर दिया तब आपको ना तो उसे काटना है ना ही इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग करना है, क्योंकि स्पष्ट यहाँ पर मना किया गया है। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप आपसे प्रश्न संख्या 1, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 में डी ऑप्शन सही था, ये वाला सही था और आपने जल्दबाजी में या आपको कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही है डी की बजाय, तो आपने क्या सोचा कि डी वाला नहीं सही है, डी वाला सही है, इसलिए इसको आपने काला कर दिया काले पेन से। यहाँ पर मैं आपको पेंसिल से बता रहा हूँ लेकिन आप तो काले पेन से ही भरेंगे OMR सीट। तो यहाँ पर आपने जल्दबाजी में बी या ए या सी कर दिया, जबकि सही क्या था, डी वाला विकल्प सही था। अब आप सोच रहे हैं क्यों ना मैं इसको इस तरह से काट दूं या इरेजर से साफ कर दूं या व्हाइटनर लगा दूं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। OMR सीट को भरते समय आपको मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल कंफर्म कर लेना है कि हाँ इस प्रश्न का आंसर यही वाला है, तभी आप गोला काला करेंगे। एक बार गोला काला करने के बाद आप ना तो उसको काट सकते हैं, ना इरेजर ना व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपके 20 नंबर पूरे पूरे काट दिए जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला निर्देश है खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के एवं वर्णनात्मक सेकंड टाइप के और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न
दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी वर्णन किया गया है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेगा उस मानचित्र को आप मजबूती के साथ अपनी कॉपी में बांध दीजिएगा। और यहाँ पर अगला निर्देश है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं कुछ इस तरह के आएंगे। और इस मॉडल पेपर के जो प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार कर लेना। यदि आप 70 में 70 अंक लाना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को भी तैयार कर लेना, क्योंकि मैंने इस मॉडल पेपर में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला है विकल्प 1815 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1848 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1830 ईस्वी में, चौथा है विकल्प 1871 ईस्वी में। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ये प्रश्न लगातार पूछा जाता रहा है बोर्ड परीक्षाओं में और 2024 में भी आएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? सन 1848 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 2 है, जर्मनी का एकीकरण। अब यहाँ पर मान लीजिए पहले प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, दूसरा सही है। यहाँ पर का लिखा है, का अर्थात ए, खा बी, गा सी और घा अर्थात डी, इस तरह से। तो यहाँ पर पहले का दूसरा विकल्प सही है, तो यहाँ पर पहले का दूसरा यानी बी वाला गोला काला किया जाएगा। बाकी कोई भी गोला आपको काला नहीं करना है। आप जब तक कंफर्म ना कर लें कि इस प्रश्न में या किसी अन्य प्रश्न में, पहले में, दूसरे में या कोई भी प्रश्न है उसमें जो भी विकल्प सही है, बिल्कुल आपको कंफर्म ना हो जाए तब तक आप गोला काला ना करिएगा। और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। हो सकता है थोड़ी देर के बाद आपको याद आ जाए। पहले से ही गोला आप काला मत करिएगा। जो एकदम कंफर्म है पहले उनको आप काला कर दीजिएगा, यानी उन प्रश्नों के आंसर को इसमें फिल कर दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है विकल्प ऑटो वान बिस्मार्क को, दूसरा विकल्प है काइजर विलियम प्रथम को, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों हिटलर को और चौथा है विकल्प मेतिसनी को। तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिए गए विकल्पों में से किसको दिया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑटो वान बिस्मार्क को। किसको? ऑटो वान बिस्मार्क को। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है रूस, दूसरा विकल्प है इंग्लैंड, तीसरा है विकल्प चीन और चौथा विकल्प है अमेरिका। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में प्रारंभ हुई थी। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा विकल्प है महात्मा गांधी,
तीसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, चौथा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी जी। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी ने अपनी इस पुस्तक में ही कहा था, असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क दिया था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हो सका है। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें, असहयोग का अर्थ क्या होता है? सहयोग ना देना। असहयोग का अर्थ क्या होता है? किसी भी तरह का सहयोग यानी मदद ना करना। तो इन्होंने क्या कहा कि यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें तो 1 साल के भीतर ही ब्रिटिश शासन की नींव जड़ से उखड़ जाएगी। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के पक्ष में हिंद स्वराज नामक पुस्तक में तर्क दिया था। और मेरे प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन का श्रेय भी महात्मा गांधी जी को ही जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी जी हैं। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, 18वीं शताब्दी तक संसार में कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? पहला है विकल्प यहाँ पर फ्रांस और अमेरिका, दूसरा विकल्प है चीन और भारत, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों चीन और इटली, चौथा विकल्प है जापान और भारत। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि 18वीं शताब्दी तक संसार में कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प है पहला पुलिस, दूसरा कृषि, तीसरा सिंचाई, चौथा मुद्रा। तो यहाँ पर मुद्रा हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय नहीं है। तो यह किस सूची का विषय है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या दिल्ली? तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिल्ली, क्योंकि यह भारत का संघीय राज्य नहीं है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भारत के संविधान के अनुसार भारत एक देश है। कैसा देश है? धर्म प्रधान, हिंदू, धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक? तो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? पहला विकल्प है बेंगलुरु, दूसरा है विकल्प लखनऊ, तीसरा है भोपाल, चौथा विकल्प है दिल्ली। तो दिए गए विकल्पों में से भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? पहला है विकल्प बाहरी व्यापार, दूसरा विकल्प आंतरिक व्यापार, तीसरा है विकल्प अंतरराष्ट्रीय व्यापार, चौथा है विकल्प स्थानीय व्यापार। तो कौन सा शब्द है जो दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को दर्शाता है? उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जब एक देश से दूसरे देश को व्यापार किया जाता है या एक देश से कई देशों के मध्य व्यापार होता है, उस व्यापार को क्या कहते हैं?
अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 12 वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? पहला विकल्प है तमिल, दूसरा है ईसाई, तीसरा विकल्प है सिंहली, चौथा विकल्प है मुस्लिम। तो श्रीलंका में सिंहली वर्ग की संख्या ज्यादा है। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों 15 अगस्त, दूसरा विकल्प है 14 अगस्त, तीसरा विकल्प है 10 दिसंबर और चौथा विकल्प है 26 जनवरी। तो हमारे भारतवर्ष में हमारा लिखित संविधान यानी भारत का लिखित संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? क्या नर्मदा नदी पर, दामोदर नदी पर, कोसी नदी पर या चिनाब नदी पर? तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? इस प्रश्न का उत्तर होगा दामोदर नदी पर भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? पहला है विकल्प चना, दूसरा विकल्प है ज्वार, तीसरा विकल्प है मूंगफली, चौथा विकल्प है मूंग। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कौन सी फसल है जो मोटे अनाज के रूप में सम्मिलित की जाती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ज्वार। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो इसका उत्तर हो जाएगा म्यांमार। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 17 है, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? पहला है विकल्प यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय, दूसरा विकल्प है औसत साक्षरता स्तर और तीसरा विकल्प है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ये सही है या इनमें से सभी? यहाँ पर होना चाहिए था इनमें से सभी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये चारों विकल्प सही हैं, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि किसी भी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्भर होता है, औसत साक्षरता स्तर पर भी निर्भर होता है और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी निर्भर होता है। यानी इनके द्वारा निर्धारित किया जाता है किसी भी देश के विकास को। मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग, कृषि या व्यवसाय या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है विकल्प 1945 में, दूसरा विकल्प है यहाँ पर 1955 में, तीसरा है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों 1965 में और चौथा विकल्प है 1935 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? सन 1935 ईस्वी में की गई। प्रश्न संख्या 20 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? क्या 1 जनवरी 1993 में हुई या 1 जनवरी 1995 में हुई या 1 जनवरी 1990 में हुई या फिर 1 जनवरी 1985 में हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? 1 जनवरी 1995 में। आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद खंड बा
और इस खंड बा के अंतर्गत जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है, तो आप लोग इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे अथवा में महत्वपूर्ण प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए। अथवा में यहाँ पर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 का अथवा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर, भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 है, जो कि वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे। और इस तरह का प्रश्न आएगा 6 नंबर का, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। अथवा में प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेटेन वुड्स ट्विन या ब्रेटेन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न है, एक राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, संसाधन का अर्थ लिखिए, एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 7 का अथवा है यहाँ पर, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, वैश्वीकरण ने किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की है, उचित उदाहरणों की सहायता से समझाइए। प्रश्न इसके बाद आप देखेंगे मानचित्र पर आधारित होगा। प्रश्न संख्या 9 का, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह दिया होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, नाम सहित दर्शाना है, जिसके लिए सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 का पहला है, वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों। वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है और वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रश्न संख्या 9 का इस प्रकार से आएगा, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नागार्जुन सागर बांध, यहाँ पर चिन्ह बना होगा जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, यहाँ पर भी चिन्ह होगा। और हैदराबाद नगर, यहाँ पर चिन्ह दिया होगा। ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर भी चिन्ह होगा। कपास उत्पादन का एक क्षेत्र। तो इसी पैटर्न पर आएगा आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर 7 मार्च को। यदि आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में 70 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और इसी तरह से मैं आपके लिए कई मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा सामाजिक विज्ञान के, हिंदी विषय के, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय के। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।